नमस्कार, मैं हूं आपके साथ चेल्सी सिंह और आप देख रहे हैं सहारा समय। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। टेरर फंडिंग मामले में देश भर में पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। इसी कड़ी में यूपी से 8 संदिग्ध पकड़े गए हैं। सूत्रों के मुताबिक टीएस और एनआईए की छापेमारी में कई संदिग्ध गिरफ्तार किए गए हैं, हिरासत में लिए गए हैं। साथ ही आपको बता दें कि राजधानी लखनऊ सहित पूर्वांचल व पश्चिम उत्तर प्रदेश के कई जिलों में छापेमारी की कार्रवाई हुई है। बता दें कि एनआईए ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओएमए सलाम समेत दिल्ली, मध्य प्रदेश समेत ज्यादातर राज्यों के पीएफआई चीफ को गिरफ्तार कर लिया है। एनआईए ने देश भर में पीएफआई के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया। 14 राज्यों में एनआईए ने राज्य पुलिस के साथ मिलकर पीएफआई के 100 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया है। छापेमारी में एनआईए के 300 से ज्यादा लोग शामिल हैं। दिल्ली के शाहीन बाग में पीएफआई का दफ्तर सील कर दिया गया है। साथ ही आपको बता दें कि कुछ दिनों से एनआईए ने इस मामले में 1 दर्जन से अधिक केस दर्ज किए हैं, जिसमें पीएफआई का लिंक मिला है। जिन राज्यों में छापेमारी चल रही है उनमें यूपी, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु शामिल हैं। मंगलेरू में छापे के विरोध में लोग सड़कों पर उतरे, लेकिन पुलिस ने उन्हें काबू में कर लिया है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं लखनऊ से संवाददाता संजीव। संजीव जी, जो पीएफआई के खिलाफ ये छापेमारी हुई है और तो इसमें ऐसे में कई लोग गिरफ्तार भी हुए हैं, मैं ये जानना चाहूंगी कि पीएफआई का क्या लगता है, कितना बड़ा नेटवर्क होगा? देखिए, अगर नेटवर्क की बात की जाए तो इसका गठन 22 नवंबर 2006 को हुआ था और इसका जो मेन ऑफिस है वो केरल में है। इसके अलावा जो है देश के कई हिस्सों में जो है पीएफआई का अपना ऑफिस बना हुआ है और ये कहा जा सकता है कि पीएफआई का जो कनेक्शन की अगर बात की जाए तो आतंकियों से भी इनके संबंध निकले हैं। इसके अलावा जो है कई में भी जो है का नाम सामने आया है। अभी चंद कुछ साल पहले जो है एक बीजेपी के नेता की भी हत्या हुई थी, उसमें भी पीएफआई का नाम सामने आया था और इस पूरे प्रकरण में ये कहा जा सकता है कि एनआईए ने जो है कई मुकदमे राज्यों में और उसके बाद इस साल की छापेमारी की जा रही है। देश में करीब हमारी की कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश में भी जो है ये छापेमारी की जा रही है, जिसमें पश्चिम और इसके अलावा जो है जो पूर्वांचल उत्तर प्रदेश है वहां पे ये छापेमारी की जा रही है। एटीएस की टीम है, एनआईए की भी टीम जो है संयुक्त ये छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है और अभी तक की जो जानकारी है उसके अनुसार जो है बनारस से 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। लखनऊ से जो है 2 लोगों को हिरासत में लिया गया, जिसमें की एक वसीम जिसका पुराना इसके अलावा अभी तक की जो उसकी हिस्ट्री है ये निकल कर आया है कि ये नदवा का पढ़ा हुआ है और सीआईए और इसके अलावा जो है और कई अन्य प्रकरणों में भी जो है ये जेल जा चुका है और अभी 5 महीना पहले ही जो है ये बेल पे जो है बाहर आया था और इससे जो है जो एनआईए और इसके अलावा जो एटीएस ने पूछताछ की उसके बाद जो है इसको हिरासत में ले लिया गया है। यानी कहा जा सकता है कि देर शाम तक जो है इसकी गिरफ्तारी भी दिखाई जा सकती है। इसके अलावा एक अन्य शख्स है उसको भी जो है एनआईए और एटीएस जो है संयुक्त रूप से उससे पूछताछ कर रही है, जबकि जो बनारस से भी जो है 2 लोगों को डिटेन किया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है और अभी तक की जो जानकारी है करीब 8 लोगों को जो है एनआईए और इसके अलावा जो है एटीएस की संयुक्त टीम जो है पूछताछ कर रही है। ये कहा जा सकता है कि ये बहुत बड़ा नेटवर्क है जिसको कि अब तोड़ने की कोशिश जो है एनआईए, एटीएस और इसके अलावा जो अन्य एजेंसियां हैं वो कर रही हैं। जी संजीव जी, शुक्रिया आपका अधिक जानकारी के लिए। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। आज यूपी विधानसभा के मॉनसून सत्र का चौथा दिन है। यूपी विधानसभा इतिहास रचने जा रहा है। 22 सितंबर इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा। पहली बार दोनों सदनों में पंचकाल के बाद केवल महिला विधायकों को बोलने का मौका मिलेगा। महिलाओं से संबंधित मुद्दों पर चर्चा होगी। आजादी के बाद विधानमंडल के दोनों सदनों में महिला विधायकों को खुलकर अपनी बात रखने का यह खास मौका मिला है। हर महिला सदस्य को बोलने के लिए 3 से लेकर 8 मिनट तक का समय दिया जाएगा। आपको साथ ही बता दें कि इस बार सबसे ज्यादा 47 यानी 10.90% महिलाएं जीतकर पहुंची। इससे पहले इतनी संख्या में महिला विधायक चुनाव जीतकर विधानसभा नहीं पहुंची थी। सीएम योगी ने इस कदम की सराहना की है। 150 महिलाओं को विधानसभा में आमंत्रित किया गया है और जो विधानसभा की कार्रवाई को देखेंगी।
मौसम खराब होने की वजह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मथुरा दौरा रद्द हो गया है। सीएम योगी को पंडित दीनदयाल महोत्सव समिति द्वारा मेलावा ग्राम विकास प्रदर्शनी में शामिल होना था, लेकिन मथुरा में लगातार हो रही बारिश के कारण सभा स्थल और हेलीपैड पर पानी भर गया, जिसके चलते दीनदयाल धाम से होने वाले कार्यक्रम को भी रद्द कर दिया गया है। फिलहाल प्रशासन पानी निकालने का प्रयास कर रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सीएम ऑनलाइन मेले का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पीएमओ कार्यालय से दोनों धामों के पुनर्निर्माण कार्यों का ड्रोन कैमरे की मदद से निरीक्षण करेंगे। इसके लिए उत्तराखंड सरकार व जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी कर रखी है। बताते चले कि केदारनाथ में इन दोनों दूसरे चरणों के कार्य चल रहे हैं। इसके तहत कुल 21 कार्य प्रस्तावित हैं, जिनमें 10 कार्य इसी साल पूरे होने हैं। इन्हीं कार्यों का पीएम स्थलीय जायजा लेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी देहरादून में अपनी टीम के साथ मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे को लेकर राज्य में सियासी माहौल गरमाया हुआ है। सूत्रों की माने तो नवरात्रि में राज्य में राजनीतिक तौर पर उलटफेर हो सकता है। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री धामी गोपनीय तरीके से हाईकमान से मिले और मंत्री विधायकों की रिपोर्ट कार्ड उनके सामने रखी है। बीजेपी स्वाभाविक है कि मुख्यमंत्री वरिष्ठ लोगों का मार्गदर्शन लेंगे, और रही बात कैबिनेट की तो वो मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। गौरतलब है कि 3 सीट कैबिनेट में खाली हैं और वर्तमान कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल पर तलवार लटकी है। दावा कर रही है कि वर्तमान कैबिनेट हटाए जा रहे हैं। पर दिल्ली में जाते हैं और होती हैं, बहुत सारे कार्यक्रम नियत होते हैं, उसके तहत वो वहां जाते हैं। आज किसाऊ जल विद्युत परियोजना जो है उसकी बैठक अभी आज होनी है, जिसमें मुख्यमंत्री जी को प्रतिभाग करना है। वो परियोजना मिश्रित परियोजना है, जिसका लाभ उत्तराखंड वाला है। से बेहतर ढंग से उत्तराखंड में उसको लाया जाए, किस प्रकार से बेहतर ढंग से जाए, इस पर आज बैठक है। निश्चित रूप से उस बैठक में वो प्रतिभाग करने गए हैं। और मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर के ये माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष अधिकार होता है कि वो कब किस व्यक्ति को किस समय पर क्या जिम्मेवारी दे। निश्चित रूप से जब ऐसी कोई बात होगी तो आप लोगों को पता चल जाएगी। कोई यहाँ छिपता नहीं है, ना कोई हमारी पार्टी और सरकार को छिपाने का प्रयास करती है। लेकिन अभी ये सारी चीजें इस प्रकार से जो चल रही हैं, सभी ये कपोल कल्पित बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जब भी होगा, जैसा भी होगा, जो भी निर्णय होगा पार्टी और सरकार का, आप लोगों के मध्य होगा। आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें कि ज्ञानवापी मां श्रृंगार गौरी मामले में आज जिला अदालत में सुनवाई होगी। 12 सितंबर को वाराणसी के जिला कोर्ट ने मामले की सुनवाई योग्य माना था और 22 सितंबर को सुनवाई की तारीख तय की थी। हालांकि अंजुमन इंतजामिया मसाजिद ने अदालत को एक प्रार्थना पत्र दिया है, जिसमें कोर्ट से मामले की सुनवाई 8 हफ्ते बाद करने की मांग की है। मुस्लिम पक्ष सुनवाई टालने वाली अर्जी के साथ ही 16 नए पक्षकारों की अर्जी पर सुनवाई होगी। आपको बता दें कि जिला जज अजय कृष्ण विशेष की अदालत में सुनवाई होगी। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटते हैं कुछ अन्य खबरों के साथ। प्रदेश के किसानों को प्रगति के पथ पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है उत्तराखंड सरकार। इसी उद्देश्य से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने दूसरे कार्यकाल में दोगुनी ऊर्जा के साथ कृषि के क्षेत्र में कई अभूतपूर्व कदम उठाए हैं। राज्य में दूर दराज इलाकों के छोटे किसानों तक कृषि यंत्रों की पहुंच बढ़ाने हेतु 60 फार्म मशीनरी बैंक और 20 कस्टम हायरिंग सेंटर्स की स्थापना की गई है। स्थानीय फसलों को विशिष्ट पहचान दिलाने के लिए जीआई टैग लेने की कार्रवाई की जा रही है। प्रदेश की मिलेट प्रोत्साहन देने के लिए स्टेट मिलेट मिशन की होगी शुरुआत। इतना ही नहीं, जैविक क्लस्टरों में उत्पादित फसलों की बिक्री हेतु जनपदों में जैविक आउटलेट खोलने की योजना पूरे जोरों
साथ ही राज्य कृषक उत्पादक संगठन पॉलिसी को लागू किए जाने की दिशा में भी काम जारी है। आर्थिक सहायता देने हेतु प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की तर्ज पर मुख्यमंत्री किसान प्रोत्साहन योजना की घोषणा की गई है। इसके तहत किसानों को 6,000 रुपए के अलावा 2,000 रुपए की अतिरिक्त धनराशि का लाभ दिया जाएगा। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत मौजूदा समय में चलाई जा रही 13 परियोजनाओं और अन्य नई परियोजनाओं का काम पूरा होने से उत्पादन में बढ़ोतरी होगी, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, कृषि का व्यवसायीकरण होगा, जिससे प्रदेश के किसानों को फायदा मिलेगा। उन्नत हो रही खेती, समृद्ध हो रहा प्रदेश, बढ़ रहा है उत्तराखंड, बढ़ रहा है देश। बरेली में पुलिस प्रशासन एक्शन मोड में आ गई है, जिसके बाद से गैंगस्टर आरोपियों की संपत्ति लगातार सीज की जा रही है। आपको बता दें कि बरेली जोन के 9 जिलों में 2022 से 15 सितंबर 2022 तक 1,500 लोगों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। साथ ही इनकी 100 से ज्यादा करोड़ की संपत्ति भी कुर्क कर दी गई। सहारा समय संवाददाता कुमार विनय ने बरेली जोन के एडीजी राजकुमार से खास बातचीत की है। आइए आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से ड्रग माफिया और गैंगस्टर के खिलाफ कार्रवाई के लिए पूरे उत्तर प्रदेश की पुलिस को कहा गया है, जिसमें तमाम जगह कार्रवाई शुरू भी हो गई है। बरेली जोन में इस तरीके की किस तरीके से कार्रवाई चल रही है, कितने माफियाओं के खिलाफ, कितने तस्करों के खिलाफ, कितने गैंगस्टर के खिलाफ कार्रवाई हुई, क्योंकि संपत्ति सीज करने क्या है, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ बरेली जोन के एडीजी राजकुमार से जानते हैं। सर, बरेली जोन में इसकी जो ड्रग माफिया गैंगस्टर हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है, ये किस तरीके की कार्रवाई और कैसे अमल में लाई जा रही है? जी, ये जो माफियाओं विरुद्ध और गैंगस्टर्स के विरुद्ध विगत महीनों से लगातार जारी है और पूरे बरेली जोन के जनपदों में कई तरह के माफिया और गैंगस्टर के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। इस वर्ष का अगर देखा जाए तो कुल 1,537 व्यक्तियों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करके उनकी संपत्ति कुर्क की गई है। करीब 104 करोड़ की संपत्ति पूरे बरेली जोन के जनपद में उनकी सीज की गई है 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत। और इस एनडीपीएस एक्ट करीब 38 करोड़ की संपत्ति सीज की है, जो हमारे ड्रग माफिया हैं, तस्कर हैं ड्रग्स के, खासकर बरेली में। बरेली इसके लिए काफ़ी थोड़ा सा तो इसमें हमने काफ़ी बृहद स्तर पे कार्रवाई की है। कई ड्रग माफियाओं के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट भेजा है, उनकी संपत्ति कुर्क की गई है। तो लगातार ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी? हाँ, बिल्कुल, लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। और अभी शासन से और डीजीपी मुख्यालय के द्वारा भी ड्रग्स और अवैध शराब के विरुद्ध एक अभियान के लिए बताया गया है। वो अभियान भी लगातार चल रहा है और ऐसे सभी तत्वों को चिन्हित करके उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा रही है। तो ये जो संपत्ति सीज की जा रही है, संपत्ति की जा रही है, इसके साथ मिलकर ये क्या राज्य सरकार की तरफ उसमें चली जाएगी, या किस तरीके से इसको आगे कुछ लोग कोर्ट में जाके छुड़वा? नहीं, कोर्ट में छुड़वा पाना मुश्किल होगा। गैंगस्टर एक्ट के तहत सीज हुआ है, वो के में आ जाता है, उसमें कोर्ट में किन्हीं कदा हाई कोर्ट के ऑर्डर, माननीय उच्च न्यायालय के ऑर्डर से कभी कुछ हो जाता है। तो इसमें लेकिन डॉक्यूमेंटेशन हम लोग का बहुत इफेक्टिव है और ये जो 104 करोड़ की संपत्ति पूरे बरेली जोन जनपदों में सीज हुई है, वो स्टेट गवर्नमेंट के पास ही रहेगी। लगातार ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी? आगे भी जारी रहेगी कार्रवाई। धन्यवाद। सारा समय के लिए बरेली से कैमरामैन साथ कुमार विनय। प्रयागराज में आजकल ट्रैफिक की समस्या बहुत आम बात सी हो गई है। शहर में ट्रैफिक में फंसने की वजह से एक महिला एडवोकेट वक्त पर इलाहाबाद हाई कोर्ट नहीं पहुंच सकी, जिसके बाद कोर्ट ने एसपी ट्रैफिक को तलब किया और ट्रैफिक से कैसे लोगों को छुटकारा मिले इसके बारे में प्लान बताया। दरअसल एडवोकेट शहर नकवी बुधवार को न्यायमूर्ति शमशेरी की अदालत में एक याचिका पर बहस कर रही थी। इस दौरान कोर्ट ने उनसे कुछ कागजात मांगे, जिन्हें उपलब्ध कराने और जिला अदालत जाने के लिए शहर नकवी ने कोर्ट से समय मांगा। कोर्ट ने उन्हें समय दिया, पर जब नकवी कागजात लेने का ठहरी गई तो रास्ते में इतना 4 बज गए और कोर्ट ने उनके मुकदमे को खारिज कर दिया। जब नकवी ने अपनी आप बीती कोर्ट को सुनाई तो याचिका को रिस्टोर करने का अनुरोध किया। कोर्ट ने उनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया और एसपी ट्रैफिक से पूछा कि जब इतना जाम लग रहा है तो ट्रैफिक सिपाही क्यों नहीं लगाए गए।
योगी सरकार लगातार अवैध निर्माण करने वालों पर कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में कौशाम्बी के मंसूर नगर में एक बार फिर से अवैध निर्माण वाले 3 दुकानों को ध्वस्त किया गया। कार्रवाई से भूमाफियाओं में मच गया। आपको बता दें कि मामला नगर है, जहां नाले पर कब्जा करके उमर मोही नाले पर अतिक्रमण के दुकानें खोल ली थी। 3 बार दुकानें हटाने का नोटिस भी जारी किया गया था, लेकिन उसने दुकान नहीं हटाई, जिसके बाद प्रशासन ने दुकानें गिरा दी। द्वारा कार्रवाई की गई, उस पर आपने अवैध निर्माण कर रखा था? नहीं, अवैध नहीं था, नीलामी था। मतलब नगर पंचायत ने दिया था, नीलाम किया 93-94 में। पूरी रसीद है, पूरे नक्शा के साथ है, पूरा कोई ऐसी बात नहीं थी। एक नोट तो हमने जवाब दे दिया, कोई हमको सूट नहीं। अचानक तो ये जो जगह थी, ये आपको नगर पंचायत से नगर पंचायत किस सन में? 94 में। उसके कागज हैं आपके पास? पूरे कागज में नक्शा के साथ मौजूद है। नक्शा भी पास हुआ था? हाँ, नक्शा भी। पंचायत करारी में वार्ड आजाद नगर और वार्ड किंग नगर में कुछ लोगों ने नाले पर अवैध रूप से कब्जा किया हुआ था, जिसके क्रम में उन लोगों को नोटिस भी दी गई थी, क्योंकि इसकी कई दिनों से शिकायतें प्राप्त हो रही थी। नोटिस देने के बाद भी उन लोगों ने अपना कब्जा नहीं हटाया, तो नगर पंचायत करारी के कर्मचारी प्रशासन की मौजूदगी में, पुलिस बल की मौजूदगी में उस अतिक्रमण को आज हटाया गया। चंबल के सरकारी स्कूल में शिक्षकों की बड़ी सामने आई, जब वे स्कूल की छुट्टी के बाद छात्रा का स्कूल में बंद करके घर चले गए। प्राथमिक स्कूल धनारी पट्टी में छात्र कोई 18 घंटे तक स्कूल में ही बंद। दूसरे दिन स्कूल गए छात्रों ने स्कूल का कमरा तो छात्रा कमरे में बंद मिली। दूसरी तरफ पूरी रात बच्ची को तलाश में दर दर भटकते रहे। स्कूल के कमरे में बंद की सूचना पर परिजन स्कूल पहुंचे। कहा जा रहा है कि छुट्टी के समय मासूम क्लास रूम में बंद हो गई थी। लखनऊ के एकाना स्टेडियम का नजारा आज बदला बदला सा नजर आया, क्योंकि विधानसभा में एक तीखे प्रहार करने वाले विपक्ष और सत्ता पक्ष के विधायकों ने आपस में मैच खेला। मैच मौजूद विधायकों टीम के उत्साहवर्धन के लिए विधान सतीश महाना और अल्पसंख्यक राज्य मंत्री भी मौजूद रहे। फिलहाल एक बार फिर से वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। The university, with 70 plus years of educational experience, 650 faculty members, 41 plus specializations divulging PhD programs, 100 plus laboratories, 125 plus distinct courses to study, 100 acres of campus. Welcome to Sri Guru Ram Rai University, Dehradun. कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव पंचायत निगमबोध घाट पर संस्कार किया गया। नम आंखों से सभी ने उन्हें अंतिम विदाई दी। बुधवार को राजू श्रीवास्तव का दिल्ली एम्स में निधन हो गया। राजू का जन्म कॉमेडी के जरिए दिलों पर गहरी छाप, इनके चाहने वालों में आम से लेकर खास आदमी तक शामिल थे। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने चमोली जिले के करीब 1000 साल पुराने लक्ष्मी नारायण मंदिर के आसपास हो रही डंपिंग पर रोक लगा दी है। न्यायालय ने मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, यूनियन ऑफ इंडिया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को नोटिस जारी किया है। इसके अलावा डायरेक्टर ऑफ कल्चर उत्तराखंड, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंटल चेंज और केंद्र सरकार को भी नोटिस जारी कर 6 दिसंबर तक जवाब दाखिल करने को कहा है। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी, न्यायमूर्ति रमेश खुलबे की खंडपीठ में हुई। मामले के अनुसार ग्राम सभा हॉट द्वारा
उच्च न्यायालय में जनहित याचिका कर कहा कि चमोली डिस्ट्रिक्ट के हॉट गांव की 1000 साल से प्राचीन संस्कृति है। वहीं एक लक्ष्मी नारायण बहुत प्राचीन मंदिर है जो 1000 साल से भी ज्यादा पुराना है और पूरे में और फासला मंदिर को नुकसान है। चमोली डिस्ट्रिक्ट का एक गांव है हाट गांव, जिसकी से प्राचीन एक संस्कृति है, एक सभ्यता है। वहीं पर ये एक लक्ष्मी नारायण बहुत प्राचीन 1000 साल से भी पुराना मंदिर है और उसी के आस सारे अन्य मंदिर है। उनकी ज़मीन गांव की उनकी अधिग्रहण की गई, कहीं और शिफ्ट किया गया। एक वहाँ पे लक्ष्मी नारायण टेम्पल और आस भी मंदिर उसको हम बहुत ही हेरिटेज उसकी साल से रहता है और मॉन्यूमेंट्स एक्ट में भी वो एक एंशिएंट मॉन्यूमेंट है। तो उस पे कोर्ट ने रोक लगा दिया और कहा है कि टेम्पल के प्रेमाइसेस के आसपास उसकी विसिनिटी में और गांव की किसी भी अप्रोच रोड पे प्रकार की कोई डंपिंग नहीं होगी, क्योंकि इकोलॉजी को रहा है। इस्लामिया कॉमर्स के निर्माण बिल्डिंग गिर एक मजदूर की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। भर्ती कराया गया के बख्शी है। बता कुछ दिनों से निर्माण कार्य छत ढह गई, कुछ मजदूर दब गए। मौके पर पहुंची एसडीआरएफ फायर ब्रिगेड की टीम मौके एक की मौत की बताई जा रही है। सीएम योगी ने के अधिकार दूर के खबर इटावा से है, जहां लगातार बारिश होने के कारण दीवार गिरने की से 4 घटनाएं सामने आई, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई जबकि 6 अन्य लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं दीवार गिरने की घटनाएं पर सीएम योगी ने संज्ञान लिया है और संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है। साथ ही डीएम और एसपी को मौके पर पहुंचकर लोगों का हालचाल लेने के भी निर्देश जारी किए हैं। चार बच्चों की डेथ की सूचना हम लोगों को लगभग 3-3:15 बजे के तो एक महिला हैं आई थिंक जिनको दादी बताया जा रहा है। डिटेल सभी कंफर्म हो पाएंगे जब और अपना वर्जन देंगे, बट दादी बताई जा रही है। बच्चा जो और यहाँ पे डेथ हुई और अभी हम लोग मौका जाके देख रहे हैं। प्रथम दृष्टया यही समझ में आ रहा है कि जो दीवार थी उसके गिरने से और उसकी जो ट्रॉमा हुई है उसकी वजह से 4 बच्चों की डेथ हुई है। उत्तराखंड में 25 सितंबर तक बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है, साथ ही लोगों को सतर्क रहने को भी कहा है। मौसम विभाग के मुताबिक कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, जबकि कुमायूं के कई जिलों में भारी बारिश के आसार हैं। बताते चले कि बुधवार से लगातार मूसलाधार बारिश होने की जनजीवन प्रभावित हुआ है। बारिश की वजह से रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज का मैच भी बुधवार को रद्द कर दिया गया। आज भी मौसम का मिजाज ऐसा ही बना हुआ है।
तो फिलहाल इस बुलेटिन में अब इतना ही, लेकिन आप बने रहिए सहारा समय के साथ।